एक लंबे समय पहले एक गांव में नारायणा और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। कीर्तना घर पे बादाम का दूध बनाती थी और नारायणा उस दूध को बड़े बड़े मटकों में डाल के उन्हें बेचता था। नारायणा बहुत ही लालची स्वभाव का था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो सबसे ज्यादा खुश रहे। नारायणा की पत्नी बहुत अच्छी बादाम दूध बनाती थी और इसी कारण सभी उसके पास आके पीते थे। अरे नारायणा, आज बादाम का दूध बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे पास का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे सभी उसके बनाए हुए बादाम के दूध का अभिनंदन करते थे। संकेत नामक एक लड़के को बादाम दूध बहुत पसंद होने के कारण उसकी माँ से पैसे लेके हर रोज बादाम दूध पीता था। ऐसे ही एक दिन संकेत अपने माँ के पास पैसे लेके नारायणा के पास जाता है। अंकल, मुझे आज 3 गिलास बादाम दूध चाहिए। ठीक है बेटा। ऐसे संकेत के पास पैसे लेके उसे 3 गिलास बादाम का दूध देता है। संकेत खुशी से वो पी के चला जाता है। अगले दिन जब संकेत उसके माँ से पैसे मांगने जाता है, तब माँ, मुझे 50 रुपए दो ना। हाँ, 50 रुपए क्यों? बादाम दूध खरीदने माँ। हर रोज पीने के बावजूद और पीने का मन कर रहा है। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दूंगी। नहीं, मुझे आज ही पीना है। मुझे अब भी पैसे दो। संकेत, बात सुनो बेटा, कल मैं तुम्हें बादाम दूध पीने के लिए जरूर पैसे दूंगी। पैसे ना मिलने के कारण संकेत उसके घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोता है। उसी रास्ते से गुजर रहे एक साधु बच्चे का रोना सुन के उसके पास जाते हैं। बेटा, कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो? मेरी माँ ने मुझे बादाम दूध पीने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए रो रहा हूँ। रोना मत बेटा, आज से तुम जो चाहोगे वो होगा। ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे सहारे किसी ने इसका सही उपयोग नहीं किया तो तुम ये शक्ति खो दोगे। ऐसे कह के वहाँ से साधु चले जाते हैं। मैं जहाँ बादाम दूध पीता हूँ, वहाँ का सारा दूध मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे मांगते ही नारायणा के पास के सारा बादाम दूध संकेत के सामने प्रत्यक्ष होता है। उसकी आंखों के सामने उसका मनपसंद बादाम का दूध देख के संकेत शाम तक सारा दूध पी के खुशी से घर वापस लौटता है। लेकिन दूध कहाँ गया, ये नारायणा को पता नहीं चलने के कारण वो दुखी होके घर लौटता है। अगले दिन भी जब वो बादाम का दूध लेके जाता है तो वहाँ से दूध गायब हो जाता है। उस कारण वो घबरा के ढूंढने लगता है, लेकिन शाम तक ढूंढने पर भी नहीं मिलता है और ऐसे ही दुखी होके घर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे उसके मटके के जैसे कुछ दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इन्हीं मटकों में तो मैं बादाम के दूध लेके बेचता हूँ। ये यहाँ कैसे आए और कौन लेके आया होगा? मुझे जानना ही होगा। ये सोचते सोचते वो सारी रात नहीं सो पाता है। नारायणा अगली सुबह उठ के हमेशा की तरह बादाम का दूध मटके में भर के बेचने चला जाता है, मगर थोड़ी ही देर में सारे मटके गायब होते देख सोच में पड़ जाता है। हाँ, अब भी दूध गायब हो गया। अगर मैं उस पेड़ के पास जाके देखूंगा तो शायद कुछ पता चलेगा। ऐसे सोचकर उस पेड़ की ओर चलता है। वहां उस पेड़ के नीचे संकेत को देख नारायणा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो उसके पास जाता है। तब संकेत दुकानदार को खुद उसके पास आते देख दंग रह जाता है। संकेत, तो तुम मेरे बादाम के दूध को गायब कर रहे हो? ऐसे पूछने पर
संकेत डर के मारे चुप रहता है। तुमने ये सब कैसे किया? अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना ये बात सबको बता के इस सब का पैसे ले लूँगा। अगर मैं इस अंकल को सच नहीं बता दूंगा तो मेरी माँ को सब पता चल जाएगा। माँ मुझ पे गुस्सा करेगी कि इतने पैसे देने पड़ गए। ऐसे सोच के उस आदमी के जोर से पूछने पर सब सच बता देता है। ये लड़का तो बच्चा है, इसको पता भी नहीं है कि उसके पास क्या है। मैं इस लड़के को बादाम दूध देके उस शक्ति का उपयोग करूंगा। इस गांव में सबसे बड़ा दुकान मेरा ही होना चाहिए और मुझे एक ऊंचे स्थान में रहना है। ऐसे मांगूंगा। तुम्हें मेरे पास का बादाम दूध अच्छा लगता है ना बेटा? तुम्हारे लिए मैं हर रोज मुफ्त में बादाम दूध दूंगा, पर मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा, ठीक है? आप कह रहे हैं कि मुफ्त में बादाम दूध देंगे ना, तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इस गांव में सिर्फ मुझे बादाम के दूध बेचना है। इतना ही नहीं, मुझे एक बड़ा दुकान लगा के बादाम दूध को बेचना है। ऐसे मांगो। संकेत साधु की बातें भूलकर नारायणा की बातें सुनकर वही मांगता है। उस कारण वो उस शक्ति को खो देता है। बहुत बार प्रयत्न करने के बावजूद कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो दुखी हो जाता है। इतने में संकेत को साधु की बातें याद आती है और वही बात नारायणा को बताता है। तब नारायणा को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने कितना लालची स्वभाव से सोचा था। मेरे स्वार्थ और लालच की वजह से ही इस लड़की की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाया। अब से मैं सभी की भलाई की प्रार्थना करूंगा। ऐसे फैसला करता है। संकेत, तुम्हारे मर्जी के अनुसार ही हर रोज मैं तुम्हें बादाम दूध दूंगा। यहाँ जो हुआ वो किसी को मत बताओ, ठीक है बेटा? जी अंकल। तब से नारायणा उसका स्वार्थी और लालची स्वभाव छोड़ के सबकी सहायता करते हुए संकेत को दिए वचन के अनुसार हर रोज बादाम का दूध देते हुए उन्हें बेच के पैसे कमा के खुशी से जीता है। एक बार एक गांव में केतन नाम का एक दूध वाला रहता था। जैसा कि केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचा करता था, गांव के सभी लोग उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचने में सक्षम था क्योंकि वह कुछ गायों का मालिक था और वह उन्हें चराने जाता था। वह 8 गायों का पालन पोषण करता था और उसने उनका नाम गंगा, भद्रा, भैरवी, रुद्रवी, बाला, सेतु, चंडी और द्वारक्षी रखा। सभी 8 गायों में से भद्रा वो है जो हमेशा एक या दूसरे तरीके से गड़बड़ी पैदा करती थी और केतन उसके आगे पीछे भागता रहता था। एक दिन केतन ने अपनी सभी 8 गायों को खेतों में निकाला ताकि वे चर सकें। उसी समय भद्रा ने कुछ शरारत करने का सोचा। मैं इस चुप्पी को सहन नहीं कर सकती। कोई मजा नहीं है, कोई मनोरंजन भी नहीं है। मुझे अब कुछ पागलपन करना होगा। उसने झुंड से बाहर निकलने और कहीं छिपने का फैसला किया। जब उसने देखा कि केतन अपने विचारों में खो गया है, भद्रा धीरे धीरे खेतों में घनी घास की ओर चलने लगी और उसके पीछे छिप गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, केतन ने घर वापस चलने के लिए सभी गायों को एक साथ इकट्ठा किया। जल्द ही उसने देखा कि भद्रा गायब है और चिंतित हो गया। उसने चारों ओर देखा और भद्रा का नाम पुकारना शुरू कर दिया, भद्रा, भद्रा। लेकिन वह बदमाश नहीं मिली। हाँ, ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैं देख सकती हूँ कि वो मेरे बारे में कितना चिंतित है। मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया। मुझे उसके पास जाना चाहिए। भद्रा धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर वो केतन के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही केतन ने भद्रा को देखा, वह बहुत खुश हो गया और उसे गले लगा लिया।
बाद में वह सभी गायों को एक साथ घर ले गया। जब वे घर पहुँचे तो केतन ने सभी गायों को बांध दिया और चला गया। अरे बद्रा, तुम खेतों में कहाँ चली गई थी? अरे इस कारण हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ, मैंने सब कुछ देखा। इसका मतलब ये है कि तुमने ऐसा जानबूझ के किया? हाँ, मैं बस ये जानना चाहती थी कि वह मुझे कितना प्यार करता है। वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। तुम केवल एक ही हो जो इस तरह से सोच सकती हो। हाँ, तो मैं तुम लोगों की तरह बोरिंग गाय नहीं बनना चाहती। कभी कभी हमें मस्ती के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बद्रा की राय से हर कोई हैरान हो गया। अगले दिन केतन दूध लेने के लिए गाय की शरण में गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने एक लाइन में सभी गायों को खड़ा किया और गायों से एक के बाद एक दूध निकालना शुरू कर दिया। बद्रा को छोड़कर सभी ने साथ दिया और केतन केवल उससे बहुत कम मात्रा में दूध एकत्र कर पाया। अरे ये क्या है? बद्रा को क्या हो गया? वह इन सभी गायों के साथ रहती है और खाती भी है। मैं इन सभी गायों की बराबर देखभाल करता हूँ, लेकिन ये बदमाश दूसरों की तरह दूध की अच्छी मात्रा क्यों नहीं दे रही है? वो दूध बेचने गांव गया। दूध बेचकर जो भी पैसा कमाया, उससे वो बद्रा के लिए कुछ अनाज और मकई खरीदने के लिए गया ताकि बद्रा अच्छी मात्रा में दूध दे सके। उसने ये सब एक बाल्टी में निकाला। फिर केतन उसे वहां छोड़कर अपने घर में चला गया। उसी क्षण सभी गायें बद्रा के पास आईं और पूछने लगीं, आहा, तुम कितनी होशियार हो। तुम उसे सुबह अच्छी मात्रा में दूध नहीं देना चाहती थी ताकि वह तुम्हें सभी प्रकार के विशेष अनाज और मकई खिला सके। हाँ, कौन उस उबाऊ घास को रोज खाएगा? इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव के लिए ऐसा किया। तुम इतनी होशियार कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपने चतुर दिमाग का उपयोग करके हम पे भी उपकार कर सकती हो क्या? हाँ, तो मैं क्या करूं? हम सभी सुंदर बांसुरी संगीत सुनना चाहते थे। जैसे ही द्वारक्षी ने ऐसा कहा, बाकी गायों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, हम सुनना चाहते हैं। अरे हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप इसे सुनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर आपको एक काम करना होगा। जब हमारा मालिक अगली बार हमें खेतों में ले जाएगा तो किसी को भी घास नहीं खाना है। तो इससे हमारे मालिक को शायद बांसुरी बजाने का विचार आ जाए। हाँ, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। उसी दिन शाम को केतन सभी गायों को खेत में ले गया, क्योंकि सभी गायों ने योजना बनाई थी कि वे घास नहीं खाएंगी। केतन ने उस पर ध्यान दिया और उन्हें घर वापस ले आया। उस स्थान पर जो भी अनाज बचा था, उसने उसे सभी गायों को समान रूप में वहां पर परोस दिया। यह 2 दिन तक चला। तीसरे दिन केतन वहां शरण में बैठ गया। वह चिंतित था और सोच रहा था कि कैसे इस समस्या का समाधान करें। लगभग पिछले 3 दिनों से गाय कुछ भी नहीं खा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन्हें अनाज और मकई बार बार नहीं खिला सकता हूँ। ऐसे तो वे अच्छी मात्रा में दूध भी नहीं देंगी, और अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं क्या करूँगा? जब केतन सोच रहा था, उसकी पत्नी सरस्वती उसके पास आई। जी, क्या हुआ? आप किस बारे में चिंतित हैं? अरे, जब मैं उन्हें चराने ले गया तो गायों ने घास नहीं खाई। यदि वे ऐसा करती रहेंगी तो हमें गुणवत्ता वाला दूध नहीं मिलेगा। हम दूध नहीं बेच पाएंगे और इससे हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। अपने पति की बात सुनने के बाद वह विचारों में खो गई और अचानक कहा, जी, आप एक काम करें, उन्हें मैदान में ले जाएं और एक बांसुरी बजाना शुरू करें। मुझे यकीन है कि वह घास खाना शुरू कर देंगी। आहा, मुझे लगता है ये सही है सरस्वती। अगले दिन केतन गायों को खेत में ले गया और बांसुरी बजाने लगा। सभी गायों ने बहुत खुश महसूस किया।
और खाना शुरू कर दिया। मैदान में वापस आने के बाद सभी गाय खुशी से एक स्थान पर एकत्रित हो गईं और गंगा ने बद्रा से पूछा, बद्रा, ये सब तुम्हारे कारण है। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। अब मेरा एहसान चुकाने की आपकी बारी है। हाँ तो हमें बताओ। मैं कल दूध नहीं दूंगी। मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हर कोई उससे सहमत था। और अगले दिन जब केतन दूध निकालने के लिए आया तो सभी गाय चौकन्नी हो गईं। केतन आया और एक लाइन में सभी गायों को बांध दिया और अपना काम शुरू करा। जब केतन गंगा से दूध ले रहा था तब बद्रा दूसरी स्थान पर खड़ी थी। जब उसने दूध निकाला तो बद्रा अपने स्थान से तीसरे स्थान पर चली गई। केतन का इस पर ध्यान नहीं गया। उसने सिर्फ एक के बाद एक दूध लेने पर ध्यान केंद्रित किया। अरे बद्रा, तुम कितनी चालाकी से बच निकली। तुम बहुत बहादुर हो। मगर मुझे संदेह है, जब उसने सभी को एक लाइन में बांध दिया, क्या उसने तुम्हें नहीं बांधा? तुम उससे कैसे बच गई? हाँ, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने वही चाल चली। हा, तो आप लोगों ने भी उस पर गौर नहीं किया। हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसी बुद्धिमान मित्र है। लेकिन हम अपने मालिक को कैसे धोखा दे सकते हैं जब वो हमारा बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है? हाँ, ये सच है। वह हम सभी के लिए बांसुरी बजा रहा है और वह हमें अच्छा स्वस्थ भोजन खिलाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना सही नहीं है जो हम सभी की इतनी अच्छे से देखभाल कर रहा है। सभी गायों ने एक साथ कहा, हाँ, ये सही है। क्या बद्रा, तुम चुप क्यों हो? मैंने आप लोगों को इसी बारे में बताने के लिए सोचा था। किस बारे में? अब से हमें उस पर कोई गड़बड़ या किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या तुमने भी इस बारे में सोचा क्या? मेरी कुछ इच्छाएं थी और मैंने उन्हें सच कर दिया। दोस्तों, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से उसे परेशान नहीं करेंगे। बद्रा की बात सुनकर अन्य सभी गायों को बहुत खुशी हुई। उस दिन से सभी गायों ने वहां दिनचर्या का आनंद लिया, जैसे खेतों में जाना, बांसुरी सुनना, घास खाना और घर वापस आना, और फिर अनाज और मकई खाना और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध देना। यहाँ तक कि केतन अपनी गायों को स्वस्थ देखकर बहुत खुश महसूस करता था। एक गांव में मनोहर और सरला नामक पति पत्नी रहते थे। मनोहर बहुत ही अच्छा और आदरणीय आदमी था। वो मुकेश नामक एक व्यक्ति से दूध लेके अपने घर जाता था। उस दूध को उसकी पत्नी सरला उबा के ठंडा करके एक मटके में डाल के दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों एक छोटी दही का दुकान चलाते थे। जो पैसे दही को बेचने से मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उनका दही का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत लोग उनसे दही खरीदने लगे। उसके पास दही बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण बाकी लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते थे। अगर मैं मुकेश से ज्यादा दूध लूंगा तो किसी को हमारे दुकान से खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। मुकेश, मुझे ज्यादा दूध की जरूरत है। तुम्हें आज से ज्यादा दूध देना होगा। जरूर मनोहर, उसमें क्या है? ऐसे मनोहर को जितना जरूरत था उतना दूध लेके वो घर वापस चला जाता था। मनोहर का व्यापार अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूध लेके गया। मेरे दूध का व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुआ। मुझसे सबसे ज्यादा दूध तो मनोहर ही लेता है, इसीलिए अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई शक नहीं होगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही अगले दिन वो मनोहर को देने वाला दूध में पानी मिला के देता है
और सरला हर रोज की तरह उस दूध को दही बनाती है। अगले दिन जब मनोहर ने उस दही को देखा तो वो दही टूटा हुआ बना था और अगले दिन भी वही हुआ था। सरला, आज भी दही वैसे का ही बना है। इस बात के बारे में हमें कुछ करना होगा, वरना व्यापार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हाँ जी, पर अगर दूसरा दूध वाला भी ऐसे ही नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा। अगर हम ही गाय को लेके एक भरोसेमंद आदमी को उनका देखभाल करने के लिए रख देते तो हमें दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। सही सोच है सरला, बिल्कुल करेंगे। मैं कह देता हूँ उसे कि हमें अब दूध नहीं चाहिए। और उनके योजना के अनुसार वो दोनों गाय को लेकर एक भरोसेमंद आदमी को उनकी देखभाल के लिए रखते हैं। और मनोहर ये बात मुकेश को कहने के लिए निकल पड़ता है। मुकेश, मुकेश! अरे मनोहर, इस वक्त पे क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस इतना कहने के लिए कि आज से आपको हमें दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं चाहिए दूध तुमको अब से? क्योंकि अब हमारे पास गाय है और उनके लिए एक रखवाला भी है। ऐसे कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाली दूध से दही बनाने के कारण बहुत लोग मनोहर के दुकान से खरीदते थे और इसकी वजह से उनका व्यापार भी अच्छा चलता है और वो दोनों सुख संपत्ति से जीते हैं। हर रोज की तरह जब मुकेश दूध देने बाहर निकलता है तो वो मनोहर के दुकान में दही के लिए लगी भीड़ देखता है। इस गांव में मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास दूध बंद करके उसको अब खुद गाय को खरीदने का साक्षाम है। उसका दुकान को ही बंद करवा दूंगा। ऐसे सोचकर वो अपने घर की फंक्शन में भजन के लिए बहुत लोगों को बुलाता है और दही के लिए मनोहर के दुकान को जाता है। मनोहर, मुझे एक मटका भर दही चाहिए। उतना दही क्यों मुकेश? मेरे घर में आज भजन है तो सबके लिए भोजन भी है। ऐसे कहकर वो दही लेके जाता है। घर जाते ही मनोहर के दिए हुए मटके का दही को दूसरी बर्तन में खाली करके मुकेश के दूध मिश्रण से बनाए हुए दही को उस मटके में डालता है। उसी दही को भोजन में सबको परोसता है। वो खाने के कुछ ही समय में सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है और उसी समय पे गांव के जमींदार भी वहां आते हैं। सबको दर्द से तड़पते देख पूछते हैं, क्यों तुम सब ऐसे तड़प रहे हो? क्या हुआ? जब से यहाँ का दही खाया है तब से ऐसे ही तड़प रहे हैं। मुकेश, दही में क्या मिलाया तुमने? वो खा के ऐसे क्यों तड़प रहे हैं सब? प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता। ये दही मैं मनोहर से खरीद लाया। सैनिकों, तुरंत मनोहर को मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सैनिक मनोहर को उनके पास लेके आते हैं। मनोहर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके पीछे जमींदार के पास आ पहुंचती है। क्या तुमने मुकेश को ये दही बेचा? जी प्रभु, तुम्हारे बेचे हुए दही के वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया? मैंने आज बहुत लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैंने दही में कुछ नहीं मिलाया प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। जमींदार मनोहर को बंदी घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक उसे ले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया। क्या इसमें मुकेश का हाथ है? ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने से मुकेश अपने घर जा रहा होता है। अगर मैं मुकेश के पीछे चलूं तो शायद कुछ पता चलेगा और इस समस्या का हल मिलेगा। और वो मुकेश का पीछा करती है। मुकेश घर जाके अपनी पत्नी को मनोहर के साथ किया हुआ बताता है। सरला सच सुनकर वहां से जा रही होती है कि बगल में छुपा दही का मटका उसे दिखता है। अरे, ये तो हमारे दुकान का दही है। इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाल दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बताना होगा। और ऐसे ही वो दही का मटका अपने साथ लेकर जमींदार को दिखाकर सब सच समझाती है। जमींदार अपने सैनिकों को मनोहर को मुक्त करके मुकेश को बंदी करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक जमींदार का कहा मानकर मुकेश को बंदी कर देते हैं।
मनोहर का व्यापार मुझसे भी अच्छा चलने की ईर्ष्या से मैंने उसके दुकान को बंद करवाने का योजना बनाया और उसके बजाय खुद मेरा दूध का व्यापार खो के यहाँ बंदी हो गया। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी के होशियारी और बुद्धि से मनोहर को बचाने के लिए वो बहुत खुश होता है और दोनों हमेशा की तरह अपना दही का व्यापार खुशी से करते हैं। मिठाई वाला। मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुकान, किसान वाला मिठाई। दुकान का मालिक था रणवीर अग्रवाल। रणवीर अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करता था। केतन के साथ एक और लड़का था, शंतन। शंतन अंजया का बेटा था जो रणवीर के लिए काम करता था। अब शंतन तो केतन का सगा भाई तो नहीं था, पर दोनों को रणवीर ने साथ साथ बड़ा किया। केतन ने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पर शंतन पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद केतन ने भी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। शंतन दुकान में ही काम कर रहा था और केतन ने बाकी पाठ्यक्रमों में जमा हो गया, जैसे कि मुक्केबाजी, घुड़सवारी, कराटे और बहुत कुछ। बहुत सालों तक केतन संघर्ष करता रहा, पर वह हर किसी में असफल रहा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए और केतन किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त की। दूसरी ओर शंतन दुकान में काम करके स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीख लिया। उसने बहुत मिठाई बेचा और किसान वाला मिठाई को और भी मशहूर बना दिया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उसने दुकान की अच्छी देखभाल की। रणवीर ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर एक दिन केतन को अपने पास बुलाया। केतन, तुमने 12 साल बिताए कई पाठ्यक्रमों को सीखने में, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। कम से कम दुकान के कैश काउंटर को जाकर संभालो, कुछ ना कुछ तो वहाँ सीख जाओगे। ये सुनकर केतन बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान उसी की है और हर एक जिम्मेदारी भी उसी की। अगले दिन केतन दुकान पर गया। अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझकर दुकान पर उसने देखा कि शंतन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा था। किसी ने केतन को भाव ही नहीं दिया और केवल शंतन की बात ही सुन रहे थे। केतन को जलन होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दिन समाप्त होने के बाद जब शंतन काम करने वालों को तनख्वाह दे रहा था, तब केतन बीच में आया और उसके हाथ से पैसे छीन लिए। ये मेरी दुकान है और अब से पैसे मैं ही संभालूंगा। उठो यहाँ से और जाओ। शंतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। केतन अब काम करने वालों को पूरी तनख्वाह देने के बजाय आधा ही देने लगा। दुकान के लोगों को निकालकर दूसरे काम वालों को ले आया, जिनको मिठाई बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शंतन ये देखकर केतन के पास गया और बोला, अगर तुम ऐसे कर्मी को काम पे रखोगे तो हम अच्छी मिठाई कैसे बना पाएंगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम इस दुकान को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर शंतन दुकान जाना बंद कर दिया। जब रणवीर ने शंतन को घर पर ही देखा तो वो हैरान रह गया। रणवीर जानना चाहता था कि हुआ क्या, पर शंतन उसको कुछ नहीं बोल रहा था। अंत में रणवीर को पता चल ही गया कि उसकी दुकान पर हो क्या रहा था। रणवीर ने देखा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बात कर रहे थे और रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन
रणवीर ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। रणवीर ने लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है। शंतन ने अपनी बात बोली, पर केतन अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। रणवीर को पता था कि गलत कौन था। वो जानता था कि शंतन की वजह से ही दुकान का अच्छा नाम बना था। अंत में रणवीर ने शंतन को दुकान का मालिक बना दिया। ये देखकर केतन और भी नाराज हो गया। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम किसी काम के लायक नहीं हो और उसके ऊपर तुम इतनी ईर्ष्या और गुस्सा दिखाते हो। इस तरह तुम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैंने 12 साल इंतजार किया तुम में बदलाव देखने के लिए, पर तुम इतने लापरवाह बन गए। अब तुम जो भी कहो, मैं निर्णय ले चुका हूँ। केतन घर छोड़कर चला गया और शंतन ने दुकान की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसको फिर से अच्छे से चलाने लगा। बहुत दिन बीत गए और केतन को बाहर भी कोई नौकरी नहीं मिली। घर वापस आकर उसने अपने पिता से माफी मांगा। रणवीर ने केतन को माफ कर दिया और उसको शंतन का सहायक बनाया। कुछ ही समय बाद केतन ने शंतन से बहुत कुछ सीख लिया। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम अगर मन लगाकर करोगे तो अवश्य सफल होंगे।